हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जो वीडियो लेक्चर मैं कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूँ वो डीसीए और पीजीडीसीए दोनों के एग्जाम पॉइंट ऑफ से मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा है। ओके, अभी के जो वीडियो लेक्चर हैं वो अपने पीजीडीसीए और डीसीए के एमएस एक्सेस के, जो स्टूडेंट को काफी डिफिकल्ट बनाता है, उसको मैं बहुत ही इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आप कंटिन्यू देखते रहना वीडियो लेक्चर, सारा का सारा एमएस एक्सेस मैं गारंटीड से बोलता हूं कि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ओके, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं और आज के जो क्वेश्चन होते हैं आप देखिए। वो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा एमएस एक्सेस में, एमएस एक्सेस एमएस एक्सेस में प्रत्येक फील्ड के लिए, प्रत्येक फील्ड के लिए डेटा टाइप, एमएस एक्सेस में प्रत्येक फील्ड के लिए डेटा टाइप की उपयोगिता को समझाइए। उपयोगिता को समझाइए, ये आपका क्वेश्चन है। यूनिट नंबर सेकंड में एमएस एक्सेस का सेकंड क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेस में प्रत्येक फील्ड के डेटा टाइप की उपयोगिता को समझाइए। आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि जो फील्ड होता है और डेटा टाइप, इसका क्या रिलेशन होता है, क्या कनेक्शन होता है। तो यदि आप कोई भी फील्ड देते हो तो उसमें आपको डेटा टाइप रहना बहुत ही जरूरी है। यदि आपने फील्ड दिया और डेटा टाइप क्लियर नहीं हुआ या कि फिर डेटा टाइप में कोई प्रॉब्लम है तो आपका डेटा जो बेस बनेगा वो रॉन्ग बनेगा। ओके, तो फील्ड और डेटा टाइप का कनेक्शन थोड़ा सा देख लीजिए। यदि मैं बोलता हूं कि यहां पर मैं नेम लिखता हूं, नेम, और यहां पर बोलता हूं ये फील्ड है, तो यहां पर आएगा अपना टेक्स्ट। ये फील्ड नेम है और ये डेटा टाइप है। अब बोलोगे सर क्या कनेक्शन है इसका। यदि मैं लिखता हूं राम, तो आप ये बताइए, मैंने राम लिखा तो राम का जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा बेटा, टेक्स्ट होगा। क्यों होगा टेक्स्ट? क्योंकि जो राम है वो अल्फाबेटिक में लिखा हुआ है, ना कि न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो डेटा टाइप जैसे यहाँ पर राम लिखा है, यदि मैं फील्ड नेम सैलरी देता हूँ, क्या देता हूँ बेटा, सैलरी, तो इसका जो डेटा टाइप होगा वो नंबर होगा। क्यों होगा नंबर बेटा? क्योंकि सैलरी में हमेशा सैलरी नंबर में काउंट की जाती है। ओके, तो ऐसे होता है फील्ड और डेटा टाइप का कनेक्शन। यदि आपने फील्ड दिया है और डेटा टाइप कुछ डिफरेंट दिया है तो जो डेटा बेस व्यू आएगा वो गलत आएगा, रॉन्ग आएगा। तो जैसे मैं बताता जाता हूं, केवल आप वैसे करते चलिए। तो यहां से मैं आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं कि एमएस एक्सेस में कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। तो एमएस एक्सेस में निम्न प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। जैसे मैं पहला डेटा टाइप लिखता हूं यहां पर टेक्स्ट। ओके, दूसरा लिखता हूं मैं मेमो, तीसरा डेटा टाइप का आप आ जाएगा नंबर, अगला डेटा टाइप का नाम आ जाएगा डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम, अगले डेटा टाइप का नाम आ जाएगा अपना करेंसी, करेंसी। ओके, छठवें में आ जाएगा ऑटो नंबर, ऑटो नंबर, सातवें में अपना जाएगा ओएलई, ओएलई, आठवें में जाएगा यस और नो। ओके, नौवें में अपना जाएगा बेटा हाइपरलिंक, हाइपरलिंक, हाइपर नहीं, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक। और 10वें में जो अपना जाएगा कितने हो गए, टेक्स्ट मेमो हो गया अपना ये। लुकअप विजार्ड की बात करता हूं, किसकी बेटा, लुकअप विजार्ड, लुकअप विजार्ड। ये होते हैं अपने टोटल 10 प्रकार के डेटा टाइप। अब आपको ये बताना है कि टेक्स्ट का उपयोग काय के लिए होता है, मेमो का काय के लिए होता है, नंबर का काय के लिए होता है, डेट एंड टाइम का काय के लिए होता है। तो जो टेक्स्ट डेटा टाइप है, अपन किसी भी प्रकार के क्या लिखते हैं बेटा, टेक्स्ट को जो भी डेटा लिखेंगे ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है। याद रखना आप, टेक्स्ट डेटा टाइप बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है। इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो सारी की सारी अल्फाबेटिक में होगी। किसमें, टेक्स्ट में। ओके, तो इसमें जो भी लिखा जाएगा वो क्या होगा, टेक्स्ट रूप। जैसे हो गया नेम, अपना आ जाएगा सरनेम, इसी में जाएगा अपना स्टेट, सिटी,
मतलब ऐसे फील्ड के नाम आएंगे जो केवल अल्फाबेटिक रूप में लिखेंगे। लेकिन मैं आपसे क्लियर कर दूं कि इसमें जो अपने डिफॉल्ट, आप इसमें डिफॉल्ट 50 करेक्टर होता है। कितने होते हैं? 50 करेक्टर। अब बोलोगे सर ये करेक्टर है क्या चीज? तो आप मेरे को बताओ, यदि मैं यहाँ पर अमन लिखा, क्या लिखा बेटा? अमन। तो ये कितने करेक्टर का है? ये 4 करेक्टर का है। 1 2 3 4, 4 करेक्टर का अमन है। आपके टेक्स्ट में यदि आप कुछ भी सेटिंग नहीं करोगे तो ऐसे जो डेटा करेक्टर होगा आप 50 करेक्टर तक लिख सकते हो। लेकिन टेक्स्ट में अधिकतम कितने करेक्टर लिख सकते हो? अधिकतम लिख सकते हो बेटा आप 255 करेक्टर। टेक्स्ट डेटा फील्ड में आप 255 करेक्टर तक लिख सकते हैं और जो डिफॉल्ट होता है वो 50 करेक्टर तक का होता है। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ओके, तो जो अपना रहता है किसमें? टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आप 50 करेक्टर डिफॉल्ट साइज होता है। डिफॉल्ट साइज कितना होता है बेटा? 50 करेक्टर होता है। और मैक्सिमम साइज कितना होता है? तो मैक्सिमम साइज की बात करता हूं तो मैक्सिमम साइज होगा बेटा 255 करेक्टर। अब मैं करेक्टर का मतलब बता दिया कि करेक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे अमन 4 करेक्टर का हो गया, श्याम 4 करेक्टर का हो गया। तो यहाँ पर करेक्टर की वैल्यू होती है कि आप टेक्स्ट में कितने करेक्टर लिख सकते हो। जैसे मैं बोलता हूं कि आप जब भी फील्ड बनाओगे तो यहाँ पर यदि मैं बोलता हूं कि यहाँ पर मैंने नेम दिया, क्या दिया बेटा? नेम। ओके, तो यहाँ पर डेटा टाइप क्या आएगा? डेटा टाइप आएगा टेक्स्ट। ओके, और जो तीसरा कॉलम होता है वो होता है बेटा डिस्क्रिप्शन का। किसका होता है? डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन का होता है तीसरा टाइप। तो डिस्क्रिप्शन कितने? आप डिस्क्रिप्शन में भी 255 तक कैरेक्टर लिख सकते हो। एक मिनट, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो डिस्क्रिप्शन होता है वो टेक्स्ट डेटा टाइप सिलेक्ट करोगे तो 50 डिफॉल्ट साइज रहेगा और जो मैक्सिमम है 255 रहेगा। इसका मैं प्रैक्टिकल बता दूंगा अगली वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन भी देखते चलिए, क्योंकि जो आपके एग्जाम में होगा वो पूरा थ्योरिकल होगा, प्रैक्टिकल का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, लेकिन आपसे प्रैक्टिकल बनेगा तभी थ्योरी बनेगा, ये भी क्लियर हो गया। तो मैं आपको यहाँ पर नेम देता हूँ, टेक्स्ट करता हूँ, तो टेक्स्ट में कितने आप कर सकते हो? 255 अधिकतम करेक्टर लिख सकते हो। लेकिन आप चाहोगे 255 से ज्यादा डिस्क्रिप्शन में इनको यहाँ पर लिखना है तो आप जो यहाँ पर टेक्स्ट है उसको मेमो सेलेक्ट करोगे। क्या सेलेक्ट करोगे बेटा? मेमो। मेमो में आप 1 से 2 से बहुत सारे पैराग्राफ लिख सकते हैं, मैक्सिमम 12 से 15 पेज लिख सकते हैं। ओके, और जो मेमो में होता है वो 65,535 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। मेमो डेटा डेटा टाइप सिलेक्ट करोगे तो डिस्क्रिप्शन में 65,535 करेक्टर लिख सकते हो। बात करते हैं नंबर की डेटा टाइप। तो नंबर काय के लिए होता है? यदि मैं यहाँ पर फील्ड नेम का नेम देता हूँ सैलरी, क्या देता हूँ बेटा? सैलरी। तो जो सैलरी आएगा वो डेटा टाइप में नंबर में आएगा। अब बोलोगे सर नंबर में क्यों आएगा? इसलिए आएगा नंबर में क्योंकि सैलरी जो होती है वो 1000 होती है, 10,000 होती है, ओके, 15,000 होती है। तो ये सारी की सारी सैलरी नंबर में शो की जाती है। इसलिए जो सैलरी का फील्ड है उसका डेटा टाइप नंबर में आएगा। ओके, तो ये सारी चीजें का यूज कब होता है? जब अपन एक टेबल का निर्माण करते हैं। तो टेबल के निर्माण करने के लिए आपको फील्ड नेम और डेटा टाइप आना चाहिए। यदि आपको फील्ड नेम तो आ गया लेकिन डेटा टाइप सिलेक्ट करते नहीं बनता तो आपकी टेबल आगे नहीं बढ़ेगी, एमएस एक्सेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, इसके बाद में मैं करता हूं डेट एंड टाइम की बात। डेट एंड टाइम का यूज काय के लिए किया जाता है? ऐसा यूज, ऐसा फील्ड जिसमें डेट एंड टाइम का यूज किया जाना हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डेट, अब यहाँ पर क्या आएगा? अपना डेटा टाइप में क्या जाएगा बेटा? डेट एंड टाइम आ जाएगा। क्या जाएगा? डेट एंड टाइम। इसमें भी विभिन्न फॉर्मेट होते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न फॉर्मेट होते हैं। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोला 20/10/2022, इसमें 20 जो है वो क्या है बेटा? डेट, आज का दिन है 20, 10 क्या है? महीना 2022 है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 22/10/20। इसमें क्या हुआ है? पहले ईयर दिया है, फिर मंथ दिया है, फिर डे दिया है। ओके,
तो ये अपन विभिन्न प्रकार की डेट दे सकते हैं। इन विभिन्न प्रकार की डेट को बोलते हैं बेटा डेट फॉर्मेट। ओके, विभिन्न प्रकार की डेट को क्या बोला जाता है? डेट फॉर्मेट बोला जाता है। तो आप एक एक चीज का गौर करना, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमएस एक्सेस में प्रत्येक फील्ड के लिए डेटा टाइप का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जैसा मैं बता रहा, आपको केवल उतना ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। करेंसी में क्या होता है? करेंसी में आप विभिन्न प्रकार की करेंसी को स्टोर कर सकते हो। एमएस एक्सेस में विभिन्न प्रकार की करेंसी को स्टोर कर सकते हो, लेकिन बात ये होती है कि इसमें 15 डिजिट लेफ्ट साइड में होंगे और 4 डिजिट डेसिमल में होगा। किस में होगा? 4 डिजिट डेसिमल में होगा। अब बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, ये 4 डिजिट क्या होता है? जैसे मैं लिखा यहाँ पर 15 डिजिट, यहाँ पर मैंने लिखा 1500, ये कितने डिजिट का है? तो आप बोलोगे सर ये तो कुल 15 1 2 3 4 4 डिजिट का है। ऐसे आप करेंसी में कितने डिजिट लिख सकते हो? 15 डिजिट लिख सकते हो, लेकिन इसके बाद हम बोलते हैं ना कि 1500 के बाद 2 दशमलव लगा दोगे, इसका मतलब है 1500 रुपए। यदि मैं यहाँ पर लगा दिया 1500.99, तो इसको क्या बोलोगे? 1500 रुपए 98 पैसे। तो दशमलव के बाद कितने यहाँ पर डिजिट आए? 2 आए। तो अपन 4 डिजिट तक लिख सकते हैं दशमलव के बाद आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट। ओके, लेकिन अपन ये जो अपना ये नंबर आता है, सैलरी आई, उसको अपन 15 डिजिट तक लिख सकते हैं। किसके अंदर? करेंसी के अंदर। ऑटो नंबर का यूज काय के लिए होता है? ऑटो नंबर मतलब होता है ऑटो को ऑटोमेटिक अगला नंबर जनरेट कर देना, उसको बोलते हैं ऑटो नंबर। ओएलई का मतलब क्या होता है? ओएलई का मतलब होता है अपना, यदि मैं बोलता हूं कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एमिडिंग, ये होता है इसका फुल फॉर्म। ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एमिडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी पिक्चर, लिंकिंग मतलब होता है लिंक करना, एम्बेडिंग का मतलब होता है ले जाना। अब मैं ये बताता हूं कि एक एप्लीकेशन से या एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में या दूसरे प्रोग्राम से अपने प्रोग्राम में कोई पिक्चर लाना OLE कहलाता है। OLE कहलाता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर वर्ड पैड चला रहे हो, आप क्या चला रहे हो बेटा? वर्ड पैड चला रहे हो, ये एक आपका प्रोग्राम है। मैंने बोला कि आप यहाँ से MS वर्ड चला रहे हो, MS वर्ड चला रहे हो, ये भी एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पर कोई वर्ड पैड में कोई पिक्चर है, मान लो ये टकलू है, इस टकलू को यहाँ तक लाना, ऑब्जेक्ट लिंकिंग मतलब यहाँ से यहाँ तक लिंक करना, एम्बेडिंग मतलब जब ये पिक्चर यहाँ पर आ जाती है। तो OLE का मतलब क्या होता है? एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर कोई पिक्चर ले आना OLE कहलाता है। यस और नो काय के लिए यूज होता है? ऐसा फील्ड जिसमें केवल एक ही डेटा क्लियर हो, मतलब दो में से कोई एक डेटा। जैसे आप कभी एग्जाम फॉर्म भरते हो तो वहां पर आता है ऑप्शन, आप मेल हो या फीमेल हो। ओके, तो आप मेल हो तो इसमें क्लिक कर देते हो, फीमेल हो तो इसमें क्लिक कर देते हो। वही कंडीशन MS एक्सेस में यस और नो को सेटिस्फाई करती है। ध्यान रखना, यस और नो में 2 ऑप्शन होंगे, 2 में से किसी एक का चुनाव आपको करना होगा। 2 में से एक का चुनाव किसमें करोगे? यस और नो में। ओके, इसके बाद आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का यूज काय के लिए होता है? एक फाइल से दूसरी फाइल को अटैच करने के लिए जिस ऑप्शन का यूज किया जाता है उसे बोला जाता है हाइपरलिंक। लुकअप विजार्ड का यूज काय के लिए होता है? लुकअप विजार्ड का यूज होता है कि MS एक्सेस के अंदर एक लंबी लिस्ट बनाने के लिए लुकअप विजार्ड का उपयोग किया जाता है। जब मैं इसका प्रैक्टिकल दूंगा तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यदि बोलते हैं सर इनमें से किसी एक के स्टेप बता दो, बाकी हम सारे स्टेप फॉलो कर लेंगे। ओके, तो देखना मैं कैसे आपको स्टेप बताता हूं इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कि
टेक्स्ट डेटा टाइप को सिलेक्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्टेप को समझाइए। तो कैसा करेंगे, या कि आप ये बोल दो कि किसी भी फील्ड में टेक्स्ट डेटा टाइप को कैसे यूज करते हैं, इसके प्रत्येक स्टेप को समझाइए। तो मैं आपको स्टेप नंबर फर्स्ट बता रहा हूं। स्टेप नंबर फर्स्ट, इसमें आपको वही चीज लिखना है जो मैं आपको बता रहा, पूरे आपके 6 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जो स्टेप मैं बताता हूं वो बुक में बिल्कुल नहीं लिखे हैं, और जो स्टेप मैं बताता हूं वो आपके लिए बहुत ही सहायक होंगे, हेल्पफुल होंगे। ओके ना। स्टेप नंबर 1, सर्वप्रथम क्या बेटा, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। इतना तो लिखना ही लिखना है और आपसे बनेगा। स्टेप नंबर 2 की बात करता हूं, थोड़ा सा इस तरफ ले लो। स्टेप नंबर 2 में क्या जाएगा बेटा, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। किसमें क्लिक, सॉरी, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्या करेंगे बेटा, क्लिक करते हैं। ओके। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या जाएगा, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। क्या है कि अपन को जो स्टेप लिखना, स्टेप में भी दम होना चाहिए, और यदि आपने 8 से 10 स्टेप लिख दिया तो आपका काम एकदम क्लियर है, पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांस हो जाते हैं। स्टेप नंबर 4 में क्या करोगे बेटा, एमएस ऑफिस फोल्डर के अंदर एमएस एक्सिस में क्लिक करते हैं। क्या करेंगे, क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 5, एमएस एक्सिस का इंटरफेस ओपन हो जाता है। एमएस एक्सिस का इंटरफेस ओपन हो जाता है। इतनी चीज आपसे बनना चाहिए। इसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या लिखोगे बेटा, ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करके एमएस ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। ओके। स्टेप नंबर 6, एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है। एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है। ये स्टेप आपसे इजीली बनना चाहिए यदि आपने एमएस एक्सेस सीखा है तो, और यदि आपसे एमएस एक्सेस नहीं बनता तो मेरी पिछली वीडियो में जाना, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया है, स्टेप टू स्टेप समझाया है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, आप ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप केवल मेरी वीडियो का सीक्वेंस बस देखते चलना। गारंटी देता हूं कि आप डीसी और पीजीडीसी में अदर स्टूडेंट से बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। ओके। स्टेप नंबर आ जाता है अपना 7, और स्टेप नंबर 7 में क्या करेंगे, डिजाइन व्यू में क्लिक करते हैं। डिजाइन व्यू में क्लिक करके फील्ड का निर्माण करते हैं। स्टेप नंबर 7 में क्या 8 में क्या लिखोगे बेटा, प्रत्येक फील्ड, ये आ गया अपना क्वेश्चन, प्रत्येक फील्ड का डेटा टाइप हम अपने अनुसार रख सकते हैं। स्टेप नंबर 9 क्या कर लिखोगे,
इस प्रकार एमएस एक्सेस में प्रत्येक फील्ड के डेटा टाइप को सिलेक्ट करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये होगा अपना एमएस एक्सेस का सेकेंड यूनिट का सेकेंड क्वेश्चन। लेकिन सेकेंड यूनिट में कुछ टिप्पणी है, उस टिप्पणी को मैं बताता हूं, आप फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट कीजिए। तो आप लोगों ने फटाक से स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इसके बाद एमएस एक्सेस की सेकेंड यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणी है जो मैं आपको बता रहा, ओके। और कल मैं सेकेंड यूनिट का सारा थ्योरिकल कंप्लीट कर दूंगा। तो आप जैसे मैं पढ़ाते चलता हूं एग्जाम पॉइंट से, आप वैसे बस पढ़ते चलिए, और जो भी समझ में ना आए आप कमेंट करना, मैं उसी तरह से पढ़ा दूंगा। आपकी लैंग्वेज पढ़ा दूंगा। आपको इंग्लिश मीडियम से पढ़ना हो इंग्लिश मीडियम पढ़ाऊंगा, हिंदी मीडियम पढ़ना हो हिंदी मीडियम पढ़ाऊंगा, दोनों बोथ लैंग्वेज एकदम इजीली लैंग्वेज में, ओके। तो मैं इसको रफ करता हूं। इसके बाद मैं चलता हूं इंपॉर्टेंट टिप्पणी की ओर। जो अपनी टिप्पणी होंगी बेटा, पहला होगा फ्रीज कॉलम। क्या हो जाएगा? हाँ, फ्रीज कॉलम। फ्रीज कॉलम। इसके बाद हो जाएगा बेटा अपना मॉडिफाइड टेबल स्ट्रक्चर। मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर। मॉडिफाइड टेबल स्ट्रक्चर। और इसी में हो जाएगा अपना सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग डेटा। इसी में आप मैं बताऊंगा फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस। इसी में मैं आगे आपको बताऊंगा इंपोर्ट। इतनी टिप्पणी आपको पढ़ना है एमएस एक्सेस में, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि इन टिप्पणियों में से 2 टिप्पणी आपको 100% पेपर में आने वाली है। तो ध्यान से समझना प्रत्येक टिप्पणी क्या कहती है और उसको अपन स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि एमएस एक्सेस और पीसी पैकेज डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एमएस एक्सेस पीसी पैकेज में स्टेप के अलावा कुछ भी नहीं लिखना होता है। तो अपन देखते हैं फ्रीज कॉलम क्या होता है। फ्रीज कॉलम का मतलब ये होता है कि जब हम कोई डेटाबेस तैयार करते हैं तो बहुत सारे क्या हो जाते हैं, कॉलम हो जाते हैं। तो यदि मैं बोलता हूं कि मेरा ये डेटाबेस है, ओके, ये क्या है, मेरा डेटाबेस है। अब इतने सारे यहां पर कॉलम हो गए। इतने सारे कॉलम एक साथ अपन को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में नहीं लिख सकते हैं। मैंने बोला ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, मैंने इतने सारे कॉलम बना लिए। अब यदि मैं, और यहां पर क्या हो जाएगी बेटा, स्क्रॉल बार आ जाएगी ना स्क्रॉल बार। अब यदि मैं स्क्रॉल को पकड़ के इस तरफ करता हूं तो जो लेफ्ट साइड में कॉलम होंगे वो अपने मूव हो जाएंगे इस तरफ। इस तरफ क्यों मूव होंगे? क्योंकि स्क्रॉल बार इस तरफ जाएगी तो कॉलम इस तरफ आएंगे, तभी तो अपन को जो राइट साइड में कॉलम है वो देखेंगे, और जो इस तरफ के कॉलम है वो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे। तो हमको ये दिक्कत आती है कि यदि यहाँ पर कोई नेम वाला कॉलम होता तो हमको बार बार ये देखना पड़ता ये किसका नेम है, ये किसका नेम है। तो हम चाहते हैं कि ये वाला कॉलम, ये 2 कॉलम क्या हो जाए बेटा, स्थायी हो जाए। स्थायी का मतलब कांस्टेंट हो जाए। यदि मैं स्क्रॉल बार से इस तरफ करूं तो ये जो कॉलम है ये दोनों कॉलम मूव लेफ्ट साइड ना हो, बल्कि ये वाले इस स्लाइड के अंदर हो जाएं, तो उसको बोलते हैं फ्रीज कॉलम। तो फ्रीज कॉलम किस लिए होता है? किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करके उस फील्ड को कांस्टेंट कर देना फ्रीज कॉलम कहलाता है। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि फ्रीज कॉलम के प्रत्येक स्टेप को लिखिए। फ्रीज कॉलम के प्रत्येक स्टेप को लिखिए। तो मैं आपको स्टेप थोड़ा से शॉर्ट में बताता हूं, क्योंकि 2-3 वीडियो में रेगुलर बहुत सारे स्टेप बताया हूं, तो आप उस स्टेप को थोड़ा सा फॉलो कर लेना, ओके। तो मैं आपको बताता हूं फ्रीज कॉलम को फ्रीज कॉलम को यूज करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्टेप। तो अपना जो पहला स्टेप होगा, कंप्यूटर, सर्वप्रथम क्या करेंगे बेटा, कंप्यूटर को ऑन करेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होगा अपना, स्टेप नंबर 2 स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे।
स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। ओके, इसके बाद जो चौथे नंबर का स्टेप होगा वो क्या होगा, एमएस ऑफिस में जाकर एमएस एक्सेस में क्लिक करेंगे। ओके, स्टेप नंबर 5 क्या जाएगा, एमएस एक्सेस का इंटरफेस ओपन होगा। क्या होगा बेटा, एमएस एक्सेस का इंटरफेस होगा। स्टेप नंबर 6 में क्या करोगे, हमको क्या करना है, फ्रीज कॉलम करना है, ठीक है ना। तो ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। किसमें बेटा, क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो विंडो ओपन हो जाती है। इतने स्टेप नॉर्मल है लिखना। ओके, विंडो ओपन हो जाती है। इसके बाद हम जो अगले स्टेप की बात करते हैं 9वें नंबर की, डिजाइन व्यू में जाते हैं। किस में जाएंगे बेटा, डिजाइन व्यू में जाएंगे। डिजाइन व्यू में जाकर फील्ड का निर्माण करते हैं। 9वां 10वां फील्ड का निर्माण करेंगे। इसके बाद हम किस में जाएंगे, डेटाबेस व्यू में जाएंगे। डेटाबेस व्यू में ओके, इतना सिस्टम करना है। डेटाबेस जैसे व्यू में जाते हैं तो हमारी जो टेबल है, टेबल ओपन हो जाती है। क्या हो जाती है, टेबल ओपन हो जाती है। अगले स्टेप में स्टेप नंबर 12 क्या करेंगे, टेबल ओपन हो जाती है तो अपन यहां तक पहुंच चुके हैं, यहां तक। अब जिस फील्ड को फ्रीज करना है उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। मैंने इस पूरी फील्ड को सिलेक्ट कर लिया तो फील्ड को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ओके, इसके बाद स्टेप नंबर 13 में क्या करेंगे बेटा, माउस की राइट बटन क्लिक करेंगे। माउस की राइट बटन क्या करेंगे, माउस की राइट बटन पर क्या करेंगे बेटा, क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या आएगा, स्टेप नंबर 14 फ्रीज कॉलम आ जाएगा। फ्रीज कॉलम क्लिक करेंगे। तो ये अपने 14 स्टेप होते हैं और स्टेपों में दम नहीं है, लेकिन अपने जो स्टेप लिखे हैं स्टेपों में ऐसा दम नहीं है कि अपन को याद नहीं करना है। जो आपने प्रैक्टिकल किया है सेम वही पोजीशन में बता रहा हूं कि फ्रीज कॉलम कैसे करते हैं। तो फ्रीज कॉलम मतलब कि आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, फिर जिस कॉलम को फ्रीज करना है उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, माउस की राइट बटन क्लिक करेंगे तो फ्रीज का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा ही आप फ्रीज में क्लिक करेंगे तो आपके सिलेक्ट किए कॉलम क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। अब जब आप स्क्रॉल बार से इस तरफ करोगे तो ये कॉलम फ्रीज नहीं होगा, ये वाले कॉलम फ्रीज होंगे। फ्रीज का मतलब होता है कॉलम लेफ्ट से राइट साइड की ओर स्थापित कर देना, फ्रीज कॉलम कहलाता है। इसके बाद अगला आता है मॉडिफाइड टेबल स्ट्रक्चर। मॉडिफाइड टेबल स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं कि एक एमएस एक्सेस में टेबल को कैसे एडिट करते हैं। तो आप एमएस एक्सेस को एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई। तो कोई भी टेबल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है तो एक दो प्रकार से हो सकता है। एक तो उस टेबल का कॉपी करो और दूसरी बार डिजाइन व्यू में जाओ। आप जैसे डिजाइन व्यू में जाओगे तो आपका क्या खुल जाएगा बेटा, फील्ड और डेटा टाइप दोनों ओपन हो जाएंगे। तो आप अपनी इच्छा अनुसार फील्ड को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसके बाद कॉपी करोगे तो कॉपी करने के बाद भी उसमें थोड़ा से ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप अपने अनुसार मॉडिफाई स्ट्रक्चर कर सकते हो जैसा आप समझो। ओके, इसके बाद मैं आता हूं सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग डेटा का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको सॉर्टिंग डेटा और बताता हूं। सॉर्टिंग डेटा होता क्या है, सॉर्ट का मतलब क्या होता है, ये आपको मिलेगा कहां पर, तो आपको पहले रिकॉर्ड का निर्माण करना पड़ेगा, रिकॉर्ड बनाना पड़ता है एमएस एक्सेस में बेटा। आपने रिकॉर्ड बनाया, मैं एक रिकॉर्ड बनाता हूं, जैसे मैं बोलता हूं ये सीता है, गीता है। ओके, यहाँ पर मोहन आ गया, यहीं पर सोहन आ गया और यहीं पर गोलू आ गया।
ये मैंने एक फील्ड का निर्माण किया। इस फील्ड में यदि मेरे को सॉर्टिंग करना है तो आप करोगे क्या, सबसे पहले आप इसमें जाओगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे माउस की, तो यहाँ पर लिखा रहेगा A to Z। क्या लिखा है बेटा, A to Z। A to Z का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले अल्फाबेटिक क्रम क्या होता है, A के बाद B आए, B के बाद C आए। तो यहाँ पर देखो पहले A वाला पहले G वाला आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिक में G पहले आएगा। ओके, तो गोलू और गीता पहले आएगा, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर ऊपर से नीचे की ओर आता है। और इसी के बाजू में लिखा रहता है Z to A, मतलब क्या होगा बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले Z वाले आएंगे फिर X वाले आएंगे, तो ऐसे मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो उसको बोलते हैं सॉर्टिंग डेटा। बात करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस की, तो फाइंड का मतलब होता है अपने डेटाबेस में किसी एक नाम को सर्च करना, खोजना, वो कहलाता है फाइंड। लेकिन आपको ये वाला डेटा सिलेक्ट करना होगा। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि गीता के स्थान पर यदि मेरे को कुछ दूसरा नाम लिखना है, जैसे अमन लिखना है, तो आपको फाइंड एंड रिप्लेस का कॉलम आएगा, तो यहां पर होगा फाइंड और नीचे होगा रिप्लेस। मैंने यहां पर फाइंड में क्या लिखना पड़ेगा, गीता, और रिप्लेस में क्या लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ जो मैं रिप्लेस करना चाहता हूं, यदि मैं लिखा रिप्लेस और यहाँ पर लिख दिया अमन, तो जहां जहां गीता लिखा है वहां वहां अमन हो जाएगा, ये कहलाता है रिप्लेस। फाइंड का मतलब होता है खोजना, रिप्लेस का मतलब होता है एक वर्ड के स्थान पर दूसरा वर्ड ला देना। ओके, तो एमएस एक्सेस में इसी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगली भी जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो सेकेंड यूनिट एमएस एक्सेस फिनिश कर दूंगा। तो आप मेरी कंटिन्यू सीरीज देखते रहना, आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। तो वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।